हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम अवर चैनल द लर्निंग लैब, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं एनटीपीसी 12th लेवल प्रैक्टिस सेट सीरीज, जिसमें सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी क्वेश्चनों को सम्मिलित किया गया है। इस प्रैक्टिस सेट सीरीज के प्रत्येक सेट में आपके 40 क्वेश्चंस को सम्मिलित किया गया है, जिनका पैटर्न और लेवल एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन पर आधारित है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब आप क्लास अटेंड करते हैं तो सॉल्व करते समय आप क्वेश्चंस के आंसर भी कमेंट बॉक्स में दिया करिए, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी हो सके। वीडियो के लास्ट में आप अपना स्कोर साझा कर सकते हैं कि आपका स्कोर कितना है आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और अगर आपको हमें कोई सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर दे सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, जो बच्चे पेट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनके लिए चैनल पर ऑलरेडी 50 मार्क्स प्रैक्टिस सेट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। आप वहां पर जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के अंतर्गत प्रथम स्थान किस शहर को प्राप्त हुआ है? इंदौर, भोपाल, नोएडा या फिर गुड़गांव? क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, क्योंकि यहाँ से हर बार क्वेश्चन आते हैं आपके। सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024-25 के अंतर्गत प्रथम स्थान किस शहर को प्राप्त हुआ है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, इंदौर शहर को प्राप्त हुआ है। इंदौर शहर कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024-25 का कौन सा एडिशन है आपके? तो एडिशन नंबर है आपका 8। शहर की कैटेगरी में आपके इंदौर को प्राप्त हुआ है, लेकिन अगर मैं स्टेट की कैटेगरी में बात करूं कि क्लीनेस्ट आपका स्टेट किसे बताया गया है, तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, इंदौर, क्योंकि शहर की कैटेगरी के बारे में पूछा गया था। क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए। शहर की कैटेगरी में प्रथम स्थान आपका हो जाएगा इंदौर, एडिशन नंबर 8 है आपका। और अगर स्टेट की कैटेगरी पूछी जाती है तो उसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है उत्तर प्रदेश ने। राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन हैं? दिनेश कुमार, शिवांशु शुक्ला, कृष्णमूर्ति अय्यर या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, शुभांशु शुक्ला आपके दूसरे भारतीय बने हैं। किनके जाने के बाद में? राकेश शर्मा के जाने के बाद में। तो आपके जो शुभांशु शुक्ला हैं, किस मिशन के अंतर्गत अंतरिक्ष में गए थे? तो ये गए हैं, आपके मिशन का नाम भी आपको लर्न करना है। एक्सियम मिशन 4 के अंतर्गत ये आपके अंतरिक्ष में गए थे। अंतरिक्ष में ये कितने दिन रहकर आए हैं? तो अंतरिक्ष में ये आपके 18 डेज आपके रहकर आए हैं, इस चीज़ को याद रखना है। शुभांशु शुक्ला किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले से आपके बिलोंग करते हैं, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, शुभांशु शुक्ला राकेश शर्मा के बाद जाने वाले दूसरे भारतीय हैं। किस मिशन के अंतर्गत गए हैं? तो ये एक्सियम मिशन 4 के अंतर्गत गए हैं, जो कि 18 दिन बिताकर आए हैं। उनका संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध है आपके लखनऊ से। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। आकाश प्राइम रक्षा प्रणाली का विकास किसने किया? इसरो, डीआरडीओ, सीएसआईआर या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है आपसे कि आकाश प्राइम रक्षा प्रणाली, यानी जो आपकी आकाश प्राइम है वो क्या है? आपकी एक डिफेंस प्रणाली है, डिफेंस सिस्टम है, जिसका निर्माण किसने किया है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, इसका निर्माण हमारे भारतीय एजेंसी डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। अब ये जो आपकी आकाश प्राइम है वो क्या है, क्या सिस्टम है इसका, कैसे वर्क करती है, वो भी समझ लीजिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट है आपका। तो ये आपकी आकाश रक्षा प्रणाली डिफेंस सिस्टम है, जो कि मिसाइलों को कहाँ छोड़ती है आपकी? तो इसका जो लक्ष्य है वो है सरफेस टू एयर मिसाइल। क्या है आपका? सरफेस टू एयर मिसाइल, यानी आपकी सरफेस से एयर में आपकी मिसाइलों को नष्ट करती है।
स्पीड इसकी कितनी है, तो स्पीड भी आपको लर्न रहनी चाहिए, एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है इसका। तो 2.5 मेक आपकी इसकी स्पीड है। इसका वॉरहेड कितना है, यानी जो कितना आपका ले जा सकती है विस्फोट पदार्थ को, तो 60 kg आपके एक बार में ये ले जा सकती है। अब बात कर लेते हैं डीआरडीओ के बारे में। तो डीआरडीओ की स्थापना कब की गई थी, तो डीआरडीओ की स्थापना की गई है 1958 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, तो हेडक्वार्टर है आपके न्यू दिल्ली में। एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं। जो डीआरडीओ का हेड है वो कौन है आपका, या अध्यक्ष है वो कौन है, तो अभी हाल ही में इनके हेड बने हैं, इसलिए इनको भी याद करना आपके लिए कंपलसरी है। तो आप डायरेक्टली लर्न कर लेना, समीर कामत, क्या नाम है इनका, समीर वी कामत इनका नाम है, जो कि आपको लर्न रहने चाहिए। क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए। यहाँ पर पूछा गया था कि आकाश प्राइम रक्षा प्रणाली का विकास किसने किया है, डीआरडीओ ने किया है, जो कि एक आपका सिस्टम है सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। स्पीड है 2.5 मैक, वॉरहेड ले जा सकते हैं 60 kg। बात करते हैं इसरो की, तो इसरो की स्थापना 1958 में हुई है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और इसके जो हाल ही में हेड है वो हैं समीर वी कामत। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। भारत का पहला एक्वेटिक पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है, असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या फिर आपका मणिपुर। तो देखिए, जब भी कोई स्टैटिक चीज़ होती है भारत में, तो वहाँ के क्वेश्चन आपके आने ही आने, एनटीपीसी इसी तरह के क्वेश्चन पूछती है। पूछा क्या जा रहा है, भारत का पहला एक्वेटिक पार्क का विकसित कहाँ किया जा रहा है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, असम राज्य में ये किया जा रहा है। असम राज्य में भी कहाँ पे किया जा रहा है, तो ये आपके गुवाहाटी के पास एक सोनपुरा नाम की जगह है, क्या है आपकी, सोनापुर में किया जा रहा है, जो कि स्थित है आपके गुवाहाटी के पास में। तो इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, असम। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1952, 1953, 1951 या 1950। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी, 1953 में की गई थी। जिसने अपनी रिपोर्ट को कब प्रस्तुत किया था, तो उसने अपनी रिपोर्ट को 1955 में रिपोर्ट को प्रस्तुत किया था, जिसमें आपके 14 राज्य यानी स्टेट्स प्लस 6 यूनियन टेरिटरी के बारे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। भारत में 1967 में पहला प्रयोगात्मक उपग्रह दूरसंचार अर्थ स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था, औरंगाबाद, अहमदनगर, इलाहाबाद या फिर अहमदाबाद। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पहला प्रयोगात्मक उपग्रह दूरसंचार अर्थ स्टेशन कब किया गया था, तो ये 1967 में किया गया था। कहाँ पर स्थापित किया गया, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अहमदाबाद में। अहमदाबाद कहाँ पर स्थित है, तो ये अहमदाबाद स्थित है आपके गुजरात राज्य में। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। जिसकी राजधानी क्या है, तो राजधानी है आपकी गांधीनगर। क्वेश्चन में पूछा गया था पहला प्रयोगात्मक उपग्रह दूरसंचार अर्थ स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। सामान्य परिस्थितियों में अम्ल की अवक्रिया से पेट की अंदरूनी परत को बचाने का कार्य कौन करता है, एंजाइम, गैस्ट्रिक ग्लैंड, म्यूकस या फिर बिल्ली। तो देखिए, यहाँ पे क्या पूछा गया है, सामान्य परिस्थितियों में अम्ल की क्रिया जो कि पेट में अंदरूनी परत को बचाने का कार्य करती है। तो पहले बात कर लेते हैं कि जो आपका पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो अम्ल पाया जाता है आपका HCl। जब ये क्रिया करता है तो उसकी परतों को कौन बचाता है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, म्यूकस। इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है, इंटेलिजेंस, क्वेडेंट, डाटा स्टोरेज, स्पीड, एक्यूरेसी। तो देखिए, आपका क्या क्वेश्चन में पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, इंटेलिजेंस क्वेडेंट।
मतलब क्या है कि इसे सोचने की क्षमता इसके अंतर्गत आपकी नहीं होती है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे, क्योंकि कंप्यूटर आपका एक मशीन है जो वही प्रोग्राम पर जो भी इंसान प्रोग्राम सेट करता है उसके अकॉर्डिंग वर्क करती है। डाटा स्टोरेज कर सकते हैं, स्पीड अच्छी होती है, एक्यूरेसी अच्छी आती है, लेकिन उसके अंतर्गत सोचने की क्षमता नहीं होती। बात करते हैं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर का फादर कौन है? तो चार्ल्स बेबेज। इनको आपको लर्न करना ही करना है। कई बार क्वेश्चन में से पूछ लिया जाता है कि चार्ल्स बेबेज कौन थे? तो कंप्यूटर के पिता यानी फादर ऑफ कंप्यूटर कहलाते हैं चार्ल्स बेबेज। वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन को किस रूप में जाना जाता है? चालू खाता घाटा, व्यापार संतुलन, चालू खाता संतुलन या फिर चालू खाता। तो देखिए यहाँ पे क्या है, वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन को किस रूप में जाना जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, व्यापार संतुलन। अब व्यापार संतुलन क्या है समझ लीजिए। अगर मान के चलिए कि आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा है इंपोर्ट से, तो आपका जो व्यापार संतुलन होगा वो पॉजिटिव होगा। जबकि अगर आपका इंपोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट से, तो व्यापार क्या होगा? आपका नेगेटिव होगा। ऐसे मान के चलिए कि अगर आपने एक्सपोर्ट किया है 100 रुपये का और इंपोर्ट किया है आपने 80 रुपीज़ का, तो सिंपल सा लॉजिक है कि 100 - 80 = 20। तो आपको जो रिजल्टेंट है वो पॉजिटिव मिलेगा। वहीं अगर आपने इंपोर्ट किया है 80 रुपीज़ का, जबकि इंपोर्ट किया है 80 रुपीज़ का और एक्सपोर्ट कर रहे हो 60 रुपीज़ का, तो इसमें आपको 20 रुपीज़ का माइनस होगा। तो यही कंसेप्ट है कि निर्यात और आयात के संतुलन को क्या जानते हैं? व्यापार संतुलन। एक्सपोर्ट हमेशा ज़्यादा रहेगा इंपोर्ट से, तो पॉजिटिव रहेगा देश के लिए। इंपोर्ट अगर अधिक रहेगा तो एक्सपोर्ट कम रहेगा तो माइनस रहेगा। ये आपकी घाटे की स्थिति है, जबकि ये अधिशेष की स्थिति है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2। न्यूरॉन के किस भाग से सूचना प्राप्त होती है? डेंड्राइट, एक्सन, सेल बॉडी या फिर नर्व एंडिंग। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, न्यूरॉन के किस भाग से सूचना प्राप्त होती है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, डेंड्राइट से आपको सूचना प्राप्त होती है। अब बात कर लेते हैं न्यूरॉन की। तो न्यूरॉन आपके माइंड की सबसे छोटी यूनिट है। क्या है आपकी? माइंड यूनिट है आपकी क्या? न्यूरॉन। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। तो जो आपके इलेक्ट्रॉनिक मेल्स आते हैं, सूचना आती है, वो किससे आती है? आपकी डेंड्राइट से। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। मध्य के संबंध में, यहाँ मध्य नहीं है या माध्य है, एक ही बात होगी। विचलन का योग हमेशा कैसा होता है? धनात्मक, शून्य, परास्य, कुल, मानक विचलन। तो देखिए माध्य या मध्य के विचलन का योग हमेशा कैसा होगा? तो आपका उसका योग हमेशा कैसा रहेगा? शून्य रहेगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्नलिखित में से सबसे पहले कहाँ हुई थी? सूरत, दिल्ली, बंगाल या फिर मुंबई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। औपनिवेशिक शासन की जो स्थापना हुई है सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3। सबसे पहले आपकी बंगाल में औपनिवेशिक शासन काल की स्थापना हुई थी। अब बंगाल में क्यों हुई थी? जितने भी वहाँ के गांव थे, सबसे पहले जो अंग्रेज थे वहीं पर बसना स्टार्ट हुए थे। बंगाल में ही आपकी दोनों जो लड़ाइयाँ थी फेमस, एक प्लासी का युद्ध और एक बक्सर का युद्ध बोलते हैं, तो वहीं से इनका शासन स्टार्ट हो गया था। बात करते हैं प्लासी की। तो प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? तो प्लासी की लड़ाई हुई थी आपकी 1757 में। जबकि आपकी बक्सर की लड़ाई कब हुई थी, जिससे कि भारत में अंग्रेजों का शासन हो गया था? तो बक्सर की लड़ाई हुई थी 1764 में। तो ये दोनों लड़ाइयों के बाद में ही सबसे पहले औपनिवेशिक शासन की स्थापना हुई थी आपकी बंगाल में। ऑप्शन सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा पहले बात्या भट्टी का उद्घाटन, राउरकेला स्टील प्लांट का शुभारंभ किया गया था? 1968, 1979, 1958, 1959। तो देखिए पहले क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट है, सही से समझ लीजिए। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे? आपके तत्कालीन राष्ट्रपति तो वो हैं आपके राजेंद्र प्रसाद। जब आप इस तरह से क्वेश्चन को लगाते हैं तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे आंसर को। बात करते हैं पहली बात्या भट्टी
का उद्घाटन क्या वात्यावट्टी आपकी राउल केला स्टील प्लांट है आपकी शुभारंभ कब किया गया था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4 1959 में। पहली जो वात्यावट्टी का नामकरण रखा गया था इनके द्वारा तो नाम दिया गया था पार्वती। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। महिला सिंगल्स में विंबलडन 2025 का खिताब किसने जीता है? ईगा स्विएटेक, एना सोमिनोवा, आर्यन सरवनलिंका या नन ऑफ दीज? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा आपके विंबलडन हो या फिर जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं वहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे ही जाते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि विंबलडन 2025 का खिताब गर्ल्स में किसने जीता है? देखिए क्या है, महिला सिंगल्स में विंबलडन का खिताब किसने जीता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1 ईगा स्विएटेक ने आपका जीता है। ईगा स्विएटेक आपकी कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये बिलोंग करती हैं आपके पोलैंड से। इनके देश के बारे में भी आपको लर्न रहना चाहिए, हमेशा ये पूछे जाते हैं। जबकि इस बार 2025 की रनर अप कौन रही हैं? तो एना सोमिनोवा रनर अप रही हैं आपकी विंबलडन में। अगर मैं मेंस की बात करूं कि मेंस का सिंगल खिताब किसने जीता है, क्योंकि दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, तो वो जीता है आपके जैनिक सिनर ने। किसने जीता है आपका? जैनिक सिनर ने आपका जीता है मेंस का। और जैनिक सिनर कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो जैनिक सिनर बिलोंग करते हैं आपके इटली से। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। विंबलडन आप किससे संबंधित टूर्नामेंट है? तो ये टूर्नामेंट है आपका टेनिस से। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया था आपके कि महिला सिंगल्स में विंबलडन का खिताब 2025 का किसने जीता है? सही आंसर होगा ईगा स्विएटेक जो कि पोलैंड से बिलोंग करती हैं। वहीं अगर मैं मेंस की बात करूं तो ये जैनिक सिनर ने आपका जीता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो देखिए एक तरफ आपकी यूनिट दे रखी है, दूसरी तरफ आपकी क्वांटिटी दे रखी है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन आपका सम्मिलित नहीं है। जब भी इस तरह की मैचिंग वाले क्वेश्चन आए तो आपको पहले देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। तो आपकी बल की यूनिट न्यूटन होती है, बिल्कुल ठीक है। कार्य की यूनिट आपकी जूल होगी, दाव की हर्ट्ज और समय की सेकंड। तो देखिए पूछा गया था कि कौन सम्मिलित नहीं है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। दाव की यूनिट हर्ट्ज ना होकर क्या होती है आपकी? पास्कल होती है। क्या होगी? पास्कल होगी। जबकि जो आपकी हर्ट्ज की यूनिट जिसकी होती है उसे हम क्या कहेंगे? वो है आपकी फ्रिक्वेंसी या फिर आवृत्ति की यूनिट होती है आपकी हर्ट्ज। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 27 अप्रैल, 29 अप्रैल, 28 अप्रैल या फिर 30 अप्रैल? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। प्रत्येक 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। माई डैड प्रोजेक्ट किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर राजस्थान? तो देखिए यहाँ पे क्या है प्रोजेक्ट का नाम? माई डीड प्रोजेक्ट। क्या है आपका? माई डीड प्रोजेक्ट है आपका। पूछा गया है कि किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये प्रारंभ किया गया है आपका हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। ऑप्शन सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए जो माई डीड प्रोजेक्ट है वो किससे संबंधित है आपका? तो माई डीड प्रोजेक्ट संबंधित है आपके लैंड रजिस्ट्रेशन से। किससे संबंधित है आपका? जो लैंड रजिस्ट्रेशन है ऑनलाइन आपके किया जा सकेगा लैंड रजिस्ट्रेशन, जिससे कि लोगों को हेल्प हो सके। आपका माई डीड प्रोजेक्ट एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि आपका स्टार्ट किया है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा, जिससे कि हेल्प हो सके आपके लैंड रजिस्ट्रेशन में। बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है आपकी शिमला, जहाँ के सीएम है आपके सुखविंदर सिंह सुक्खू। इनको भी आपको लर्न करना ही करना है, ध्यान रखिएगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, वेरी, रतौंधी, जनन क्षमता का कम होना? तो देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपको याद करना है
विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है पूछा गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 स्कर्वी। जबकि वेरी वेरी रोग किसकी कमी से होता है, तो ये विटामिन बी की कमी से आपका वेरी वेरी रोग होता है। रतौंधी रोग जिसे हम कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं वो किससे होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है। जबकि जनन क्षमता का कम होना वो होगा आपका विटामिन ई की कमी से। बात कर रहे थे विटामिन सी की कमी से, तो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग में क्या होता है, जो आपके मसूड़े होते हैं उनमें ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। अब इसको दूर करने के लिए कौन कौन से उपाय होते हैं, किनमें विटामिन सी पाया जाता है, कौन से फल खाने चाहिए। तो जो भी आपके खट्टे फल होते हैं, क्या है आपके खट्टे फल होते हैं, उनको हमें खाना चाहिए जिससे कि विटामिन सी की पूर्ति हो सके। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। बायो ईएमयू नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म किसने तैयार किया है, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, रिलायंस इंडस्ट्री या फिर सैमसंग। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज का, आपका ध्यान रखिएगा। तो आपका बायो ईएमयू नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म आपका किसने तैयार किया है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1 माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ये तैयार किया गया है। अब इसका कार्य क्या है वो भी समझ लीजिए। तो इसका जो कार्य है वो प्रोटीन जो आपके शरीर के अंतर्गत होती है उसमें जो चेंजेस होने हैं, चेंजेबल या फिर जो प्रोटीन का बिहेवियर है उसमें जो चेंजिंग होंगे उसको क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा, उसका एनालाइज करेगा। ये आपका ईएमयू नामक प्लेटफॉर्म है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है। किसने तैयार किया है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने तैयार किया है। माइक्रोसॉफ्ट आपकी एक कंपनी है जिसकी स्थापना कब की गई है, तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की गई थी 1975 में। किसके द्वारा की गई है, तो नाम आपने सुना ही होगा, दुनिया के कई बार आपके ये नंबर 1 पैसे वाले रह चुके हैं, बिल गेट्स एंड पॉल एलन के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। बायो ईएमयू नामक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है तैयार किसने किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने। इसका उद्देश्य क्या है, तो प्रोटीन के बिहेवियर को एनालाइज करेगा। क्या करेगा, जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको एनालाइज करेगा। स्थापना कब हुई थी, तो 1975 में। किसने की है, बिल गेट्स और पॉल एलन ने मिलकर की थी। ये कहाँ की कंपनी है, तो ये कंपनी है आपकी यूएसए की। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया, वाराणसी, ऋषिकेश, जयपुर या फिर न्यू दिल्ली। तो देखिए क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में, जिसका आयोजन किया गया है आपके वाराणसी शहर में। ऑप्शन सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। वाराणसी कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके गंगा नदी के तट पर आपकी स्थित है। और कहाँ पर है ये, उत्तर प्रदेश में। यहाँ के अगर मैं एमपी की बात करूँ तो कौन है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है आपके नरेंद्र मोदी जी यहाँ के सांसद हैं, या फिर आपके क्या हैं, आपके एमपी हैं आपके वाराणसी से, जो कि स्थित है आपकी गंगा नदी के किनारे पर। बात करते हैं युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में। आयोजन कब किया गया है, तो लेटेस्ट ही आयोजन किया गया है आपका ये किया गया 18 से 20 जुलाई। कब किया गया, 18 से 20 जुलाई के मध्य किया गया है 2025 में, इसलिए और ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब इसका जो उद्देश्य था वो क्या था, जितने भी आपके यूथ है यानी जो आपके युवा हैं उनको नशे से दूर रखना इसके अंतर्गत आपको बताया गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 वाराणसी। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, जापान, चीन, कनाडा या फिर भारत। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात की जा रही है, जहाँ पर आपका कौन स्थायी सदस्य है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, चीन आपका इसका स्थायी सदस्य है।
अब बात कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में। तो इसमें आपके टोटल मेंबर जो होते हैं 15 होते हैं, जिनमें से आपके 5 मेंबर तो आपके परमानेंट होते हैं अर्थात स्थायी होते हैं, और आपके जो 10 मेंबर होते हैं वो नॉन परमानेंट होते हैं या फिर टेम्परेरी होते हैं। बात कर रहे थे परमानेंट मेंबर्स की, तो कौन कौन से, एक तो चीन हो गया, दूसरा आपका यूएसए है, तीसरा यूनाइटेड किंगडम है आपका, फ्रांस है आपका, और जर्मनी है। तो ये आपके 5 परमानेंट मेंबर हैं, इनको आपको याद रखना है। तो सही क्वेश्चन पूछा गया था आपका, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य कौन है, तो वो है आपका चीन। निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस नहीं है, टच स्क्रीन, लाइट पेन, फ्लोटर या फिर ट्रैक बॉल। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा आपका इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जिनसे हमारी जो कमांड होती है या इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कंप्यूटर के अंतर्गत जाते हैं, जबकि आउटपुट वो डिवाइस होते हैं जिनसे हमें रिजल्टेंट प्राप्त होता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3। जो प्लोटर होता है वो आपका आउटपुट डिवाइस है, ना कि इनपुट डिवाइस, जबकि टच स्क्रीन इनपुट है, लाइट पेन इनपुट है, ट्रैक बॉल आपकी इनपुट है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण कब किया था? 1025, 1191, 1192 या 1526। तो देखिए आपका क्या है कि मोहम्मद गजनवी ने, या गजनी कहें या गजनवी एक ही बात होगी, सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण किया था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1025 में इसने आक्रमण किया था और लाखों करोड़ों की संपत्ति लूट कर ले गया था। बात कर लेते हैं एक एक करके इसकी। तो आक्रमण किया था मोहम्मद गजनी ने। मोहम्मद गजनी कहाँ का शासक था? तो ये अफ़गानिस्तान का था। कहाँ का था आपका? अफ़गानिस्तान का था। ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। जबकि सोमनाथ का मंदिर कहाँ स्थित था पहले? तो ये आपका गुजरात राज्य में है, जिसको काफ़ी ज़्यादा लूटा गया था, उसके बाद में इसको द्वारा रिओर्गेनाइज करके बनाया गया है। अब जितनी भी आपकी डेट्स दे रखी थी उनको भी देख लीजिए। इसका तो आंसर हो गया 1025। तो आपका 1192 में आपकी एक लड़ाई होती है जिसे हम तराइन की बैटल कहते हैं, बैटल ऑफ तराइन कहते हैं। यहाँ पर आपकी लड़ाई हुई थी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान आपके क्या हुए थे, जीत गए थे। यहाँ पर आपके पृथ्वीराज चौहान विनर रहे थे। जबकि इसी में आपकी सेकंड बैटल हुई थी आपकी तराइन की ही, उसमें आपका मोहम्मद गौरी विन हुआ था। और वही एक आपकी ऐसी लड़ाई है जिसमें से आपके भारत में मुस्लिम शासकों का आना जाना और एक स्थायी शासन की स्थापना की गई। जबकि 1526 से आपकी इम्पोर्टेंट है, पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। क्या है आपकी? पानीपत बैटल हुआ था, जिसमें कौन से नंबर की हुई थी? तो पहले नंबर की हुई थी। ध्यान रखिएगा किन किन के मध्य हुई थी। तो ये हुई थी बाबर वर्सेस आपका इब्राहिम लोदी, जिसमें आपकी बाबर की क्या हुई थी, विन हुई थी, विजय हुई थी, और मुगल शासन की स्थापना हुई है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1025 में मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। स्थायी बंदोबस्त लागू करने के समय वर्धमान का राजा कौन था? मेहताब चंद, संगम राय, तेजचंद या फिर अब्बू रे। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया कि स्थायी बंदोबस्त लागू करने के समय वर्धमान का राजा कौन था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, तेजचंद्र। अब बात करते हैं कि स्थायी बंदोबस्त क्या है। तो स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ था भारत में? तो स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था आपके 1793 में। किसने लागू किया था? ये भी इम्पोर्टेंट है। तो कॉर्नवालिस ने किया था। किसने किया था? आपका कॉर्नवालिस ने, जो आपके लॉर्ड थे, आपके यानी गवर्नर जनरल थे, उन्होंने इसको लागू किया था कि आपका जितने भी ज़मीन है, ज़मीन से रिलेटेड आपके बंदोबस्त किए गए थे, टैक्स से रिलेटेड। परमानेंट सेटलमेंट के नाम से भी इसे जानते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, तेजचंद्र वर्धमान का राजा थे।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड मैकाले? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, यहाँ से क्वेश्चन पहले भी कई बार पूछे गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय वायसराय किसका शासनकाल था, क्वेश्चन पूछा गया। पहले आंसर देख लीजिए, सही आंसर होगा लॉर्ड डफरिन। अब बात कर लेते हैं आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई है आपके 1885 में। इम्पोर्टेंट है आपके, ध्यान रखिएगा। किसने की थी आपकी? तो E.O. अयूम ने की थी, इसको भी आपको याद रखना है। E.O. अयूम आपके एक सैनिक अधिकारी थे, जो कि रिटायर्ड सैनिक अधिकारी थे। इन्होंने आपकी एलन एक्टोवियन ह्यूम ने आपकी स्थापना की है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, जो कि भारत की सबसे पुरानी पार्टी है। अब बात कर लेते हैं अदर की। तो लॉर्ड कर्जन किसके बारे में कहा जाता है कि 1905 में इसने बंगाल विभाजन की नींव रखी थी। ये भी आपको याद रखना है, ध्यान से समझ लेना। एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है आपका, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पहले भी कई बार आपके पूछे गए हैं। तीसरा आपका लॉर्ड डलहौजी है। तो लॉर्ड डलहौजी ने आपके 1954 में हड़प की नीति चालू की थी। क्या की थी? हड़प की नीति अपनाई थी इसने। दूसरा है आपका लॉर्ड मैकाले। तो इसने सहायक संधि को एक बड़ा रूप दिया था, सहायक संधि को अपनाने का, जिससे कि राजा लोग सहायक संधि करें और अपना राज्य गिरवी रखें। क्वेश्चन में पूछा गया था कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय या गठन के समय वायसराय कौन था। तो सही आंसर होगा लॉर्ड डफरिन, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1985 में आपकी हुई है। किसके द्वारा हुई है? तो E.O. अयूम के द्वारा हुई है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। पौधों द्वारा प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किसी आवश्यक तत्वों का उपयोग किया जाता है? पोटेशियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन या फिर फास्फोरस? तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है पौधे द्वारा प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में कौन से तत्वों का उपयोग किया जाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। भारत का पहला iOS प्रमाणित पुलिस स्टेशन कौन सा है? तो देखिए जब भी आपके स्टैटिक क्वेश्चन आपके बनते हैं तो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके हो जाते हैं एनटीपीसी के नज़रिए से, क्योंकि एनटीपीसी अक्सर करके इसी तरह के क्वेश्चन पूछती है कि आपके भारत में पहली बार क्या घटित हो रहा है। तो भारत का पहला iOS प्रमाणित पुलिस स्टेशन कौन सा बना है? अनंत पुलिस स्टेशन, अर्धुनलकल पुलिस स्टेशन, कोटा पुलिस स्टेशन या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा आपका अर्धनुकल पुलिस स्टेशन आपका पहला iOS प्रमाणित पुलिस स्टेशन बना है। अब बात कर लेते हैं कि इसका प्रमाण कौन देता है। प्रमाण किसके द्वारा दिया गया है? तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा आपका प्रमाण दिया जाता है या सर्टिफिकेट दिया जाता है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। किसने दिया है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा आपके सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। अब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की स्थापना कब की गई है, ये भी अब आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो 1986 में इसकी स्थापना की गई है। इसके अभी हाल ही में मतलब क्या है कि हेड कौन है, सॉरी हेड क्वार्टर कहाँ पर है इसका? तो वो है आपका न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन में पूछा गया था कि iOS प्रमाणित पुलिस स्टेशन कौन सा बना है? अनर्तकुलम पुलिस स्टेशन बना है, जिसे सर्टिफाइड किया है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। हाल ही में डॉक्टर अभिजात सेठ को किसका अध्यक्ष बनाया गया है? DRDO, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग? तो देखिए हाल ही में डॉक्टर अभिजात सेठ को किसका अध्यक्ष बनाया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का इनको अध्यक्ष बनाया गया है। अब इनको जो अध्यक्ष बनाया गया है तो रिप्लेस किसको किया है इनके द्वारा? तो रिप्लेस किए गए हैं इनके द्वारा BN गंगाधर। इनको भी आपको लर्न कर लेना है, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन अगर स्टेटमेंट में आते हैं तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएँ। BR गंगाधर को इन्होंने क्या किया? रिप्लेस किया है। बात कर लेते हैं राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का फॉर्म कब किया गया था, स्थापना कब की गई थी या फिर इसको रिफॉर्म कब किया गया है? तो 2020 में इसको गठित किया गया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर है आपका न्यू
दिल्ली में। एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है जो कि आपको लर्न रहने चाहिए। किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये कार्य करता है या मंत्रालय के अंतर्गत आपका कार्य करता है, तो वो भी देख लीजिए। ये करता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। किसके अंतर्गत? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत है आपका ये कार्य करता है, ये आपका मिनिस्ट्री है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जिसमें पूछा गया था डॉक्टर अभिजात को किसका अध्यक्ष बनाया गया है? राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का। भारत में पहली बार नियमित रूप से जनगणना कब प्रारंभ हुई थी? 1851, 1872, 1881, 1801। तो देखिए क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझना है, उसके बाद हम आइडेंटिफाई करते हैं। भारत में पहली बार नियमित रूप से, कौन सा रूप पूछा गया है आपका? नियमित रूप पूछा गया है, रेगुलर बेसिस पूछा गया है। यहाँ से ही बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3। 1881 में आपकी नियमित रूप से जनगणना प्रारंभ हुई है। जबकि आपकी जो जनगणना प्रारंभ कब से हुई थी, तो 1872 से आपकी जनगणना प्रारंभ हुई है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। अब बात कर लेते हैं कि 1881 में नियमित जनगणना किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी, तो उस समय थे आपके लॉर्ड रिपन। किसके शासनकाल में स्टार्ट हुई है? आपके लॉर्ड रिपन के में। जबकि भारत में आपकी जनगणना शुरू की गई थी 1872 में। उस समय आपकी रेगुलर बेसिस पर नहीं की गई थी, तो उस समय थे आपके लॉर्ड मोए। इनको भी आपको याद रखना है। 1881 के बाद में आपकी जनगणना प्रत्येक 10 साल बाद आपकी काउंटिंग की जाती है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। कितने साल बाद? प्रत्येक 10 वर्ष बाद आपकी की जाती है। क्वेश्चन में पूछा गया था कि नियमित रूप से कब प्रारंभ की गई है, तो 1881। उस समय आपके गवर्नर जनरल थे लॉर्ड रिपन। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय का नाम क्या है? कबीर, विष्णुदेव, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर अनंतदास शंकर राय। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि आप पूछ रहे हैं कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये हैं आपके ऑप्शन नंबर आपका 3। सही आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर जी को प्राप्त हुआ है। कब प्राप्त हुआ है, ये डेट भी आपको लर्न करनी है। 1953 में, 1913 में प्राप्त हुआ है। किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ है, तो साहित्य के क्षेत्र में आपका प्राप्त हुआ है। अब बात करते हैं गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की। तो इनका संबंध कहाँ से था, तो इनका संबंध आपका बंगाल से था। इनको हम गुरु के नाम से भी जानते हैं। इन्हीं के द्वारा हमारा जो राष्ट्रीय एंथम है वो भी इनके द्वारा लिखा गया है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे, जो कि आपका क्या है, जनगण मन अधि जो आपका लिखा गया है वो इनके ही द्वारा आपका लिखा गया है। इन्हें जो आपका नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है वो 1913 में प्राप्त हुआ है। किसके लिए हुआ है वो इम्पोर्टेंट है। तो इन्हें प्राप्त हुआ है, इनकी जो एक रचना है गीतांजलि, क्या है आपकी? गीतांजलि के लिए इन्हें प्राप्त हुआ था। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, रविन्द्रनाथ टैगोर। शेड्स ऑफ सैफरॉन पुस्तक के लेखक कौन हैं? चिंतानंद राजघाट, कमला वसीन, सवाल लखवी या फिर अरुंधति रॉय। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है शेड्स ऑफ सैफरॉन पुस्तक के लेखक कौन है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सवाल लखवी को प्राप्त हुआ है। सवाल लखवी शेड्स ऑफ सैफरॉन के क्या हैं, राइटर हैं। अब जो सवाल लखवी हैं इन्होंने इस पुस्तक को कब लिखा था, कब इनकी प्रकाशित की गई है, ये आपका इम्पोर्टेंट है। तो ये जो प्रकाशित हुई है करंट में ही हुई है, इसलिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। 2018 में ये प्रकाशित हुई थी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान से आंसर करना है। नागालैंड, कोहिमा, मणिपुर, इम्फाल, मिजोरम, शिलोंग, असम या फिर दिसपुर। तो क्वेश्चन पूछा गया सम्मिलित नहीं है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, मिजोरम, शिलोंग। क्योंकि जो मिजोरम की राजधानी शिलोंग ना होकर किसकी राजधानी है, तो वो आइजॉल राजधानी है मिजोरम की।
जो आपकी शिलोंग राजधानी है वो किसकी राजधानी है उसे भी देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में अक्सर करके पूछी जाती है। तो ये आपकी मेघालय की राजधानी है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 मिजोरम शिलोंग, जो कि मैचिंग नहीं है। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अब्दुल कलाम आज़ाद, अली बंधु, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2 अली बंधुओं के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। अली बंधुओं में कौन कौन थे? तो मोहम्मद अली, और इनके छोटे भाई शौकत अली, इनके द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। अब ये जो खिलाफत आंदोलन है भारत में कब चल रहा था? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में ही चल रहा था, 1919 में। क्या है आपका 1919 नेतृत्व किया गया था आपका किसके द्वारा? आपका अली बंधुओं के द्वारा, जिनमें थे आपके मोहम्मद अली और शौकत अली। प्रारंभ हुआ था ये 1919 में। ये आपका एक धार्मिक आंदोलन था। कैसा था आपका ये? आपका एक धार्मिक आंदोलन है, इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग से संबंधित है? 324, 280, 312, 143। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद है जो चुनाव आयोग से संबंधित है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, 324। अब जो अदर अनुच्छेद दे रखे हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। अनुच्छेद 280 संबंधित है आपका वित्तीय आयोग से। किससे संबंधित है? आपका वित्त आयोग से संबंधित है। जबकि 312 किससे संबंधित है? तो ये आपका जो सिविल सर्विसेज होती हैं आपकी, उनसे संबंधित है। आपकी क्या है? सिविल सर्विस से आपका संबंधित है आपका 312। इस चीज़ को भी आपको लर्न करना है। जबकि 143 के अंतर्गत क्या कहा जाता है? 143 के अंतर्गत ये आपका प्रेसिडेंट से संबंधित है। किससे संबंधित है? आपका प्रेसिडेंट से संबंधित है, जो कि सुप्रीम कोर्ट से किसी भी टॉपिक पर आपकी क्या लेता है? सलाह लेता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 324 चुनाव आयोग से संबंधित है। गंगा नदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 4, 5, 6 या 7? तो देखिए पहले इस क्वेश्चन को डिटेल समझ लीजिए, जिससे कि आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएँ आपका आंसर। गंगा नदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो गंगा नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है वो देखिए। तो गंगा नदी का जो उद्गम होता है वो होता है आपके उत्तराखंड से। उत्तराखंड के बाद में ये कहाँ पर बह के जाती है? तो ये आपकी बहती है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के बाद में आपकी बह के जाती है आपके बिहार राज्य में। बिहार राज्य के बाद में ये जाती है आपकी झारखंड में। देखिए एक एक इम्पोर्टेंट है आपका। और बिहार झारखंड में जाते हुए जाती है कहाँ पर? आपकी पश्चिम बंगाल में, यानी वेस्ट बंगाल में। उसके बाद पे आपकी ये एंट्री कर जाती है बांग्लादेश में, वहाँ पर आपके पद्मा नाम से जानी जाती है। तो आपके कितने राज्यों से होकर गुजर रही है देख लीजिए। तो ये गुजर रही है आपके 5 राज्यों से। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2। ये राज्य इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हरेला त्योहार किन राज्यों में मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि हरेला जो त्यौहार है किन किन राज्यों में आपका सेलिब्रेट किया जाता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ये सेलिब्रेट किया जाता है हरेला त्यौहार। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब बात कर लेते हैं हरेला त्यौहार की। तो हरेला त्यौहार के अंतर्गत में क्या किया जाता है? तो हरेला त्यौहार आपको किन को निरूपित है आपका? तो भगवान शिव और पार्वती जी की यहाँ पे आपकी पूजा की जाती है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। इनको यहाँ पर आपका पूजा की जाती है, जिसमें आपका एक प्रार्थना की जाती है किसके लिए? अच्छी फसल के लिए। तो यहाँ के जो लोग हैं वो अच्छी फसल के लिए पूजा करते हैं भगवान शिव और पार्वती की। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हरेला त्यौहार प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है।
संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? वर्षा देशपांडे, किशोरी कुमारी, कृष्णा मोहंती या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्या है कि आपका संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, वर्षा देशपांडे को प्राप्त किया गया है, प्रदान किया गया है। अब ये जो वर्षा पांडे हैं कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो वर्षा पांडे बिलोंग करती हैं आपके महाराष्ट्र राज्य से। इस चीज़ को भी आप याद रखना, क्योंकि इंटरनेशनल जो भी पुरस्कार होते हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। तो यहाँ पर इन्हें किसके लिए प्रदान किया गया है ये भी अब आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर जो इन्हें आपका प्रदान किया गया, इनके वर्क के लिए प्रदान किया गया है। किसके लिए वर्क किया गया है? तो ये जेंडर इक्वलिटी है पहले नंबर पर, यानी जो लिंग भेदभाव होता है उसके खिलाफ इन्होंने एक आंदोलन चलाया है। दूसरा, जो आपकी जेंडर टेस्टिंग है, क्या होती है आपकी जेंडर टेस्टिंग, जिसमें कौन बेबी गर्ल है कौन बेबी आपका बॉय है, उसके खिलाफ इन्होंने आपका अपना मूवमेंट चलाया है। और इन्होंने आपकी लैंगिक समानता, जेंडर निरक्षण और गर्भपात, क्या है आपका गर्भपात के अंतर्गत भी इन्होंने अपनी आवाज़ मुखर की है। तो यही इसका आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? वर्षा देशपांडे को प्रदान किया गया है, जो कि बिलोंग करती हैं आपके महाराष्ट्र राज्य से। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? दिल्ली, यमुना, पेरिस, सेन, नासिक, कावेरी, लंदन, टेम्स। तो देखिए एक तरफ आपके सिटी दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपकी रिवर दे रखी है कि कौन सा शहर कौन सी रिवर के नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि आपका कौन सम्मिलित नहीं है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3। जो नासिक शहर है वो कावेरी नदी पर ना आपका स्थित होकर किस नदी पर है? आपका गोदावरी नदी पर आपका ये स्थित है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3। पॉलीग्राफ मैजिक स्किल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? दीपिका सहरावत, कंचन कुमारी, अस्तुल रनसोगी, पनम श्रीवास्तव। तो देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया कि पॉलीग्राफ मैजिक स्किल्स जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बना है? तो देखिए पहली बार जब भारतीय खिलाड़ी कोई बनता है तो वो ऑटोमेटिक आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। सही आंसर होगा दीपिका सहरावत आपकी बनी है। तो इसको आपको याद करना है, ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। BIOMU नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, रिलायंस इंडस्ट्री या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या है कि BIOMU नामक एक प्लेटफॉर्म है जिसकी स्थापना किसने किया या लॉन्च किसने किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। अब बात कर लेते हैं कि जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है BIOMU, वो किसका वर्क करेगा? तो जो आपके शरीर में प्रोटीन होती है या प्रोटीन के द्वारा कोई भी चीज़ बनी होती है उसके बिहेवियर को रीड करेगा। किसको रीड करेगा? बिहेवियर को रीड करेगा। उसके अंतर्गत होने वाले चेंजिंग को आपकी रिकॉर्ड करेगा जिससे कि वो एनालाइज कर सके। अब बात करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट के बारे में। तो माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1975 में। किसके द्वारा की गई है? तो ये आपके बहुत बड़े आपके इंडस्ट्रियल रह चुके हैं। पहले नंबर 1 पर आते थे किसी टाइम पर, बिल गेट्स के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? बिल गेट्स और इनके साथी पॉल एलन के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। आपकी जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है कहाँ की कंपनी है? तो ये आपकी USA की कंपनी है। एक बार फिर से देख लीजिए, BIOMU नामक जो प्लेटफॉर्म है किसने बनाया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट ने जो बनाया उसका काम क्या होगा? तो प्रोटीन में जो बिहेवियर है या फिर जो चेंजेस हैं उनको रिकॉर्ड करेगा, उनको एनालाइज करेगा। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना हुई है 1975 में। किसके द्वारा? बिल गेट्स और पॉल एलन के द्वारा, जो कि एक USA की आपकी कंपनी है।
इस प्रकार आज के हमारे 40 कोर्सेज यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपका कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे।